नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ किमी बेदी। अपने इस खास पेशकश के जरिए हम आपको रोज महाराष्ट्र की विधानसभा सीट का हाल बताते हैं। हम आपको इलाके की पिछले 5 साल की उस तस्वीर से रूबरू कराते हैं जिससे ये पता चलता है कि बागडोर संभालने वाला विधायक आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। वो विधायक जो चुनाव आने पर जनता से तमाम दावे करता है, वादे करता है, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही नजर नहीं आता है। इस कार्यक्रम के जरिए जिया न्यूज कोशिश करता है कि इस बार आप अपने इलाके का विधायक समझदारी के साथ चुने और अपना कीमती वोट किसी दबाव में ना दे। साथ ही आप भी घर बैठे ही विधानसभा क्षेत्र का हाल बता सकते हैं। हमारे फोन के जरिए आप जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दे सकते हैं। आज हम महाराष्ट्र के पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की क्या हुआ तेरा वादा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आखिर किस तरह से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र नागपुर का क्या कुछ हाल बयां कर रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए द्विवेश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्विवेश, इलाके की तस्वीर क्या कहती है? जनता जिन वादों के साथ जब नुमाइंदे आए उनके पास और उन्होंने उनको वोट दिया, जो उन्होंने उम्मीदें उनके साथ लगाई, क्या उसके ऊपर खरे उतरते हुए नजर आते हैं? हालात किस तरह के इलाके में? जी किमी जी, आज हम हमारे इस कार्यक्रम के तहत पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट के जो विधायक है सुधाकर राव देशमुख, बीजेपी के विधायक हैं, उनके कामकाज का जायजा दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में इस सीट के बारे में मैं अगर आपको थोड़ी सी जानकारी दूं तो ये परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। हालांकि बहुत पहले इस पर कांग्रेस का भी कब्जा रहा है, पर अब लंबे दौर से ये भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट है। पश्चिम विधानसभा सीट जो है या जो यह इलाका है, संपन्न इलाका है नागपुर शहर का। सबसे ज्यादा विकसित अगर कोई इलाका है तो वो पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाला इलाका ही है। चूंकि भाजपा के विधायक है इसलिए भाजपा के विधायक मुंबई में हैं। आज उनके पार्टी में जो उठापटक चल रही है उसकी बैठक के लिए वो गए हैं। उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में अपने कुछ कार्यकर्ताओं को भेजा है। इलाके की नगर सेविका अश्विनी जिचकार जी हैं जो सुधाकर राव देशमुख जी का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके पार्टी के विधायक हैं, कैसा उनके कामकाज को आप देखती हैं? सुधाकर राव देशमुख बहुत ही सक्षम विधायक है और उनका कामकाज इतना अच्छा है कि अगर कोई कार्यक्रम भी रहा तो उनका पंक्चुअलिटी, उनका टाइमिंग पे पहुंचना ये सबसे मायने रखता है। हर कार्यकर्ता के घर वो जाते हैं, हर बूथ के लोगों से वो मिलते हैं और उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने आज तक के इतने पुलों के काम किए हुए हैं और गडकरी साहब के फंड से भी उन्होंने अभी कम से कम 12 करोड़ रुपए का काम यहाँ खींच के लाया हुआ है नागपुर शहर में और ये सराहनीय है। हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है और हम सब बहुत उत्साह में हैं कि उनको अगर टिकट मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे फिर से वो विधायक बनने के काबिल है। ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा है आपके विधायक का, इलाके के जो विधायक है उनको किस तरीके से देखते हैं आप? 5 साल का कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने वो अपना झिंगाबाई टकड़ी का पुल, वहाँ पे भी बहुत बड़ा योगदान किया है। अभी नितिन गडकरी के जो फंड लाए हैं उनमें से 2000 करोड़ का सब फंड पश्चिम नागपुर में वो काटोल रोड वगैरह पुल के लिए अभी आने वाले जो होने वाले उसमें सब इस्तेमाल होने वाला है। और वो ऐसे आमदार है, उनको कभी भी हमने एक कॉल किया तो हमें अभी जिंदगी में ऐसा कोई आमदार देखा नहीं कि जो इसको कॉल करने के बाद कार्य करता है। एक छोटे से आदमी ने भी कॉल किया तो वो रिकॉल करते हैं और कोई मीटिंग में भी होंगे तो उसका ये सुन लेते हैं और उसका पर्सनल जवाब वो देते हैं। ऐसे मैंने पहली बार आमदार देखा। काम में तो नंबर 1 है, उनके बारे में कुछ बोलना नहीं, उनका सभी कुछ है। कोई शिकायत नहीं अपने विधायक से? विधायक से कोई शिकायत नहीं। हमारी शिकायत ये सरकार से, भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने का है। ये हमारा मनोदय है और हम इसको पुकार कर रहेंगे। ये आपके विरोधी पार्टी की सरकार है, इसलिए हमारे साथ कुछ विरोधी दल के हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। सर, कैसा कार्यकाल देखते हैं जो यहाँ के विधायक है उनका? अपन है ना पायलट का, हमको अभी आज तक कभी दिखे नहीं। मगर बीजेपी वाले तो बोल रहे हो कॉल बैक करते हैं। कुछ भी बोल सकते ना, उनके विधायक उनके बारे में अच्छी बातें बोलेगी।
जनता को पूछो कि ये विधायक को कभी इन्होंने किसी लोगों ने देखा क्या? इन्होंने कोई प्रकार से कोई काम नहीं किया, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। खुद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कोई भी प्रकार, बाबा हमको बात करने दो। एक मिनट एक मिनट ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगी। बारी बारी से हम सबके पास में आएंगे। थोड़ा धैर्य रखे थोड़ा। 10 सालों में करता था ये सुधाकर राव जी देशमुख हमारे मित्र है, परंतु खुद उन्होंने डर के मारे डिक्लेयर कर दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूँ। परंतु जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, वापस आकर हो गए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पहले तो ये ठहराओ कि बीजेपी को टिकट दे रहा कि नहीं दे रहा। वो मोस्ट नागपुर में जो विधायक है उसमें मोस्ट निष्क्रिय विधायक करके खुद बीजेपी के नेताओं ने उनको पद दिए कि मोस्ट निष्क्रिय विधायक वो तो सुधाकर जी देशमुख साहब। चलिए इसका जवाब हम उन्हीं की पार्टी से ले लेते हैं। ये कह रहे हैं राष्ट्रवादी वाले कि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे। ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं है और हमको कभी उन्होंने ऐसा कहा नहीं है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है। और देवेंद्र फडणवीस को इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हमारा एक आदमी बात करिए सबके बाद। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं। पार्टी में जब पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है और उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद ही पार्टी डिसाइड करती है कि कौन सा कैंडिडेट है। और हमारे एकदम सक्षम है, सुधाकर राव एकदम सक्षम कैंडिडेट है, इसका कोई दो राय नहीं है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो लोग आरोप लगा रहे हैं आपके विधायक के ऊपर, कि इसका क्या जवाब देंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस को नागपुर शहर में इनकी युति में कोई भी सीट नहीं है इनके पास। ये 3 सीटों की मांग कर रहे हैं। मुझे मुश्किल लगता है इनको एक भी सीट महाराष्ट्र में नागपुर जिले में नागपुर शहर में मिलेगी। नागपुर शहर में राष्ट्रवादी का जो कैडर है वो कैडर को कांग्रेस मानती नहीं है और कांग्रेस एक भी सीट इनको देने की मानसिकता में नहीं है। मैं इनसे विनंती करूंगा कि पहले एक सीट इन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पाटिल जी आपसे जवाब दूंगा। एक मिनट आप सबसे गुजारिश है शांत हो जाइए। अच्छी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं विधायक के कामकाज पर। अजय जी कृपया शांत हो जाइए। मैं बारी से सबके पास में आऊंगा, सबका जवाब लूंगा। कृपया करके प्लीज आप अपनी बात करें प्लीज। पाटिल जी चाहूंगा आप खुद ऐसा कर रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए जरा थोड़ा सा कि रिलैक्स रखिए। मैं आऊंगा, जवाब लेने आऊंगा। आप सरकार में आप बड़प्पन दिखाइए। युति और आघाड़ी के सीट बंटवारे का 2 दिन में फैसला हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने यदि नागपुर शहर में कांग्रेस से खुद के लिए एक सीट ला ली तो वो अपनी बात कहने की यहाँ मनीषा रखेंगे। उनके पास नागपुर में एक भी सीट नहीं है, तो इसलिए उनकी भूमिका नागपुर में किसी भी प्रकार की राजनीतिक भूमिका उनकी नागपुर में नहीं है। और ना यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस के हौसले बुलंद है तो वो कांग्रेस से नागपुर में एक सीट लाए। एक सीट लाने की जो हैसियत नहीं रखते, वो पश्चिम के विधायक पर क्या आरोप प्रत्यारोप करेंगे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस की नागपुर शहर में कोई भी प्रकार की भूमिका नहीं है। वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस से एक सीट लाके दिखाए और उसके बाद किसी विधायक पे टीका टिप्पणी करे। चलिए विधायक के हम कामकाज पर जिक्र कर रहे हैं, ये पूरा राजनीतिक हो जा रहा है। आघाड़ी होने के बाद कहीं पे कांग्रेस रहती है, कहीं पे राष्ट्रवादी होती है, इसलिए ये आघाड़ी धर्म हम पालते हैं। इनके जैसा अभी इनका खुद का शिवसेना धर्म, इनका युति धर्म क्या इन्होंने देख लेना चाहिए। हम लोगों के गवर्नमेंट है, यानी आघाड़ी गवर्नमेंट है। उस वक्त जहाँ पे जब चंद्रशेखर जी कमिश्नर थे तब विलास देशमुख साहब ने नागपुर शहर का विकास किया। जितनी फुटपाथ दिख रही है, जितने रोड दिख रहे, जो विकास दिख रहा, वो पूरा का पूरा ये आघाड़ी सरकार ने किया था। आघाड़ी सरकार बोल तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी के मिलके यहाँ पे
हर जगह में हमने पूरे पश्चिम नागपुर में हमारे वोट लिए हुए हैं। अगर पक्ष हमारा बोलता है कि राष्ट्रपति की सीट हम लड़ेंगे, अगर कांग्रेस को मिलती है तो 101% कांग्रेस की सीट यहाँ पे चुरा के लाएंगे। इसलिए अभी जो बाई इलेक्शंस हुए इसका पूरी तरह मालूम है। इन्होंने अपने स्थानिक नेताओं के फोटो डालने डरते हैं, सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी का फोटो डालते, इनका कोई भी कहीं भी लोकल हर्ष क्या है, उनके नेता है लोकल इससे ये इतने फिर गए कि इनके पास कोई लोकल चेहरा नहीं, क्योंकि काम नहीं किया है। गुजरात में नरेंद्र भाई ने कुछ काम किया, वो बता रहे। आप मानते हैं कि गुजरात में काम किया नरेंद्र भाई? वो जो बता रहे गुजरात में कुछ किया तभी मुख्यमंत्री से होते हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा क्यों अच्छा बोलेंगे, बट महाराष्ट्र में 5 साल युति सरकार को दिया था, इन्होंने पैसे खाने के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया। ये कह रहे हैं कि जो काम किया है वो इनकी सरकार ने किया है, आपके विधायक ने इलाके में कुछ काम नहीं किया है। महाराष्ट्र की जो काम किया है उनकी सरकार ने किया है, आपके विधायक ने कुछ नहीं किया। नहीं, हमारे विधायक ने किया है, क्योंकि देवेंद्र जैसा कोई सक्षम और सुधाकर राव जैसे सक्षम आदमी हो ही नहीं सकते। हमारे इलाके का जो ये हुआ, और गडकरी साहब ने तो पूरे विदर्भ का, महाराष्ट्र का, पूरे इंडिया का विकास किया। गडकरी साहब विधानसभा में हर मुद्दे को उन्होंने बहुत जोरदार से तरीके से उठाया है, लेकिन ये आघाड़ी सरकार ने कुछ नहीं किया। 15 साल महाराष्ट्र की सरकार ने, जनता ने इनको मौका दिया, लेकिन इन्होंने 15 साल में कुछ भी नहीं किया। इनको पहले अपनी आघाड़ी सुधारो बोलना, फिर हमारे ऊपर उंगली उठाए। इनकी आघाड़ी हो, इनकी युति हो गई है क्या, इनसे पहले पूछिए। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आपकी आघाड़ी हो गई है क्या, ये आप जानकारी दीजिए। फिर शिवसेना और बीजेपी के पास ऐसा आप सरकार में, आपको तो पहले जवाब देना। नहीं है ना, जवाब हमारा भी तैयार है। मगर जिस प्रकार से इन्होंने शिवसेना का उपयोग 25 साल से इस महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने के लिए जो किया हुआ है, और जब ये इतने और कॉन्फिडेंस में है कि हम अपने बदौलत देश में सरकार ला सकते हैं और हमारा अभी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसलिए 25 साल से शिवसेना के भरोसे बीजेपी महाराष्ट्र में आ गई है। आज वो अपने सगे भाई का साथ छोड़ते हैं बीजेपी वाले, तुम्हारा हमारा कहां से साथ? आप भी तो लड़ते हैं, कहां से साथ रखेंगे? आज की बैठक हुई, कोई निष्कर्ष नहीं। शिवसेना चलिए, ये आप ऐलान कर रहे हैं आघाड़ी हो गई आपकी। शिवसेना ने इतना बड़ा दिल रखा है, हम शिवसेना का अभिनंदन करते हैं। इतना बड़ा दिल रखे कि 119 पे ये लड़े थे, शिवसेना बोल रही है बीजेपी वालों तुम 119 पे लड़ो, हम अपनी 18 सीट कम करते। मगर ये इतने हवे में है या उससे ज्यादा हम लोग करते। अरे अपने भाई के अपना घर देखो, लोकसभा चुनाव जीते थोड़ा जोश में तो रहेंगे। दिनेश, हम वापस आपके पास लौटेंगे। इस समय बीजेपी और शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा वहीं का रुख करेंगे। दोन्ही पक्षातल्या नेत्यांना वाटत नाही आणि त्यामुळे आज एक वेगळा प्रपोजल आलेला आहे। ज्या प्रपोजल विषयामध्ये आमचे जे सहकारी पक्ष महायुतीतले आहेत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, RPI, राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि शिवसंग्राम यांच्या सोबत या नवीन प्रपोजलच्या बाबत चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय होऊ शकतो आणि त्यामुळे या सहयोगी मित्र पक्षांच्या सोबत हा निर्णय आम्ही चर्चा करून आज संध्याकाळपर्यंत घेऊ आणि त्यानंतर पुढची दिशा त्याची ठरवू। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना नेताओं की बैठक आज बीजेपी मुंबई कार्यालय में हुई। इस बैठक में शिवसेना के सुभाष देसाई जी, सांसद संजय राउत जी, सांसद अनिल देसाई जी, मिलिंद नार्वेकर और भाजपा के चुनाव प्रभारी ओम जी माथुर, देवेंद्र जी फडणवीस, एकनाथराव जी खड़से, सुधीर बाबू मुनगंटीवार, पंकजाताई, आशीष जी, मैं, हम सब थे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस आगे चलते रहना चाहिए, ये मानसिकता शिवसेना में भी है, भाजपा की भी है और इसमें कई अलग अलग प्रपोजल्स वर्कआउट किए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रवादी को परास्त करना, उसको पराजित करना, ये आम जनता की भावना है और ये ध्यान में लेकर जो नए नए प्रपोजल आते हैं उस पर हम बहुत सिंसियरली वर्कआउट कर रहे हैं। आज जिस प्रपोजल को लेकर चर्चा हुई है, उस प्रपोजल की चर्चा करते समय हमारे जो साथी मित्र पक्ष और भी है, जिसमें स्वाभिमानी शेतकरी संगठना है, जिसमें RPI है, जिसमें राष्ट्रीय समाज पक्ष है, जिसमें शिव संग्राम है, इन चारों के साथ आज शाम को इस नए प्रपोजल को लेकर हम साथ मिलकर चर्चा करेंगे
और उसके बाद जो होगा वो आपको हम बता देंगे। कुठले जे नवीन प्रपोजल आहे आज पुन्हा एकदा युती ठेवण्यावरती दोन्ही पक्षांचं शिक्कामोर्तब। आम्ही युतीमध्ये राहणार। ज्या बाहेर ज्या बातम्या आणि अफवा पसरवल्या जात आहेत, युतीचे भविष्य ठरवलं जाते बाहेर, युतीचं भविष्य दोन पक्ष ठरवणार, शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते ठरवतील आणि दोघांचंही या मतावरती एकमत आहे की महाराष्ट्रामध्ये या देशातली सगळ्यात जुनी आणि मजबूत युती ही महाराष्ट्रात यापुढे चालू राहायला पाहिजे। जागा वाटप हा पुढला प्रश्न आहे, तरी सुद्धा सगळ्यांना सामावून घेण्यासाठी आमच्या मित्र पक्षांना सुद्धा आमच्या आम्ही एक नवीन मांडणी केलेली आहे। त्याच्यावरती आता आम्ही चर्चा करणार नाही। संध्याकाळी आम्ही सगळे एकत्र बसतोय आणि मला आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांना पूर्ण विश्वास आहे युती राहणार आणि युती पुढे जाणार। तो ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, शिवसेना बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब से कुछ देर पहले ही शिवसेना और बीजेपी के तमाम बड़े लीडर जो राज्य स्तर के थे वो बैठे और उन्होंने चर्चा की है और शिवसेना की तरफ से एक नया प्रपोजल दिया गया है और दोनों पार्टियों ने अब मिलकर ये तय किया है कि जो एनडीए के और सहयोगी दल हैं उनसे भी इस पर चर्चा की जाए और शाम तक हो सकता है स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक फिर से पेच फंसा हुआ ही नजर आ रहा है। एक नया प्रपोजल तैयार किया गया है, लेकिन दोनों पार्टियां ये समझकर चल रही हैं कि जो गठबंधन है वो बरकरार रखना है और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और हम सीधा द्विवेश द्विवेदी हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं जो इस समय पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। आप बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर विधायक ने काम किया और कुछ यहां पर विपक्षी भी खड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने काम नहीं किया। हम चाहेंगे कि आप एनसीपी से भी पूछें कि कौन से ऐसे 5 इलाके में काम थे जो होने चाहिए थे और वो नहीं हुए, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो विधायक के पक्ष के लोग हैं वो भी ये बताएं कि आखिर क्या क्या काम उनके विधायक साहब ने किए। चलिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि यहाँ के बीजेपी के विधायक हैं, कौन कौन से काम उन्होंने करने थे जो नहीं कर पाए और कौन कौन से कामों की प्राथमिकता थी? उन्होंने सबसे पहले तो इस एरिया में जो विकास करना था, ग्राउंड डेवलप करना था, प्रॉपरली व्यायामशाला देना था, जो भी कुछ उनकी कारपोरेशन के साथ में बहुत कुछ जो अंदर के रोड जो रह गए थे आईआरडीपी में जो हो नहीं सके थे रोड्स, वो उन्होंने करने चाहिए थे, परंतु 4 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आखिरी का जो साल था उसमें उन्होंने भूमि पूजन का सपड़ा लगाया। 1.5 साल पहले तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, मैं वापस बोल रहा हूँ कि उन्होंने तबियत का कारण बोल के, अगर मेरी बात झूठ होंगी तो इनके खुद पार्टी के जो हाईकमान यहाँ के नितिन गडकरी साहब, उनसे पूछ लो, सबको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं और मेरे को जरा मुक्ति दो इससे। परंतु बाद में जब ये वापस सेंट्रल में गवर्नमेंट आई फिर उसके बाद वो एक्टिव हो गए। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे सिर्फ हल्दीराम जैसे बड़े कंपनी को जगह देने में मदद करना, जो बड़े बड़े लैंड वाले हैं उनके टीडीआर के प्रकरण, उनके बाकी के जो कुछ भी है ऐसे प्रकरणों में बिल्डर लॉबी को मदद करने के ऊपर इन्होंने यहाँ पे कोई काम किया नहीं है। खुद जो गोरेवाड़ा का प्रोजेक्ट था उसके लिए हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स है, इनका भी काम था कि अपनी निधि में से कुछ दे सकते थे, कुछ काम करा के रखते थे, पर वो कुछ किया नहीं उन्होंने। झोपड़पट्टियों के लिए जो कुछ भी जो 2000 का भी जो निर्णय हुआ, 1995 का जो जीआर आया उसके अंतर्गत एक आमदार करके उन्होंने सबको मोबिलाइज करना चाहिए था कि भाई एक मिनट मोबिलाइज करना चाहिए था उन्होंने कि जो इनका जो सोसाइटीज बना के इनको पट्टे वाटप होना चाहिए था, वो भी करने में वो अपयशी हुए और फेल हुए। इतना आपको एक मिनट मैं जवाब लूंगा, पहले इनका सवाल ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से काम करने चाहिए थे? जैसा कि ये इलाका हम देखें जितना विकसित है उससे ज्यादा और समस्याएं भी हैं। यहाँ स्लम की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है और स्लम जो इलाके हैं उनके डेवलपमेंट की भी बहुत बड़ी समस्या है। देखो, पश्चिम में जो विधायक है माननीय सुधाकर राव जी देशमुख, सबसे पहले मैं ये जनता को पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग उनको पहचानते हैं।
वो विधायक बोल के लोगों के सामने कितने बार गए हैं। अभी तो होर्डिंग लगी है बड़ी बड़ी, सभी देखेंगे। तो वही तो होर्डिंग लगी है, लेकिन वो खुद सारे नेताओं की लगती है मैडम, आपके पार्टी के भी नेताओं की लगी होगी। इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, हमारे नेता लोग जनता में जाते हैं, ये सिर्फ होर्डिंग लगाते हैं। आप देखिए इनके सबके नेताओं के सिर्फ होर्डिंग लगते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जितने भी निर्णय लेती है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेती है महाराष्ट्र में, लेकिन वहां निर्णय हुआ कि हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं। झोपडपट्टीचा निर्णय या आमदारांनी घेतला, इथला निर्णय त्या आमदारांनी घेतला, मोठे मोठे होर्डिंग गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हे निर्णय घेते। और ये जो पश्चिम नागपुर में जो विधायक है उनको एक बात पूछिए कि आपने महिला का जो सक्षमीकरण आ रहा है, महिलाओं के बारे में उन्होंने क्या किया, युवकों के बारे में क्या किया, युवकों को रोजगार देने वाली है भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं का संरक्षण करने वाली बड़े बड़े एडवर्टाइज आती थी, इसमें एक पैर तो भी वो विधायक ने उठाया क्या अभी तक। सिर्फ रास्ते बनने से विकास होता नहीं है। जब तक विधायक ने हर आदमी को जाके उनकी समस्या है, रोजगार समस्या है, झोपड़पट्टी समस्या है, अरे तुम नल का पानी नहीं दे पा रहे, मैं बता रही हूँ 24/7 सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम आई है। यहाँ पे भ्रष्टाचार किसने किया है? आज सिविल लाइन एरिया में 7 साल से 24/7 चालू है। क्या सिविल लाइन में आप जाके पूछिए किसके घर में 24 घंटे पानी? चलिए अब इसका जवाब ले लेते हैं। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग थोड़ा शांत रहे, इत्मीनान से इनका हम जवाब ले लें। जी बताएं। सबसे पहले बताना चाहूंगा, युति तो हो चुकी, इन्होंने बोला युति नहीं है, युति हो चुकी। और मैं आपको बता, अगर आपको डिटेल चाहिए कि पश्चिम नागपुर में कल ही अपना ये हुआ है, क्या कार्य वृत्तांत हुआ है, उसमें बाकायदा डिटेल में बस्ती के साथ, प्रभाग के साथ कितने लाख का कितने रुपए का काम हुआ, पूरा डिटेल। माननीय नितिन जी ने कितना फंड दिया, माननीय इनके भी जो विधायक है, इनके मिनिस्टर जो है, उनके भी माध्यम से कितना फंड लाया हमारे माननीय आमदार साहब ने, वो पूरा डिटेल दिया हुआ है। अरे कार्य वृत्तांत कल ही हुआ, आप किताब पढ़ो और उसके बाद चैलेंज करो। आप एक मिनट भाई, अब जवाब ले लेते। उन्होंने भी, बीजेपी वालों ने धैर्य से सुना है आपको, आप भी सुना। उसके बाद का जवाब हमारे माननीय अध्यक्ष जी देंगे। माननीय अध्यक्ष, आप बताइए कि ये जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं आपके नेता के ऊपर में, तो ये आरोप क्या सही है? वो दिखते हैं, फोन उठाते हैं, मिलते हैं या नहीं मिलते? 15 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का महाराष्ट्र में शासन चल रहा है। नागपुर शहर के साथ, क्योंकि नागपुर को रिप्रेजेंट करते हैं नितिन गडकरी, नागपुर को रिप्रेजेंट करते हैं देवेंद्र फडणवीस, नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के नाममात्र 1-2 विधायक है। इसलिए सातत्य से पिछले 10 साल से नागपुर के साथ भेदभाव करना, नागपुर की उपराजधानी को दुर्लक्षित करना, नागपुर में आने वाले साले फंड को केंद्र से रोकना, स्टेट से रोकना, नागपुर में काम करने वाले विधायक महाराष्ट्र के विधानसभा में नागपुर की जनता के प्रश्न उठाते हैं, वो प्रश्न को दुर्लक्षित करना। यहाँ पर अभी मैडम ने बोला कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इनके गृह मंत्री है आर पाटिल। ये गृह मंत्री आर पाटिल जो है, ये गृह मंत्री आर पाटिल के बारे में मीडिया का कहना है, मीडिया का कि बोलका पोपट है म्हणून, मीडिया का कहना है कि ये बोलका पोपट है म्हणून, और ये बोलता पोपट। एक मिनट जवाब लूंगा, जवाब ले लेते। ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं आपके गृह मंत्री के ऊपर में, आप क्या करेंगे? भाई हमारा कहने का मतलब एक ही है, महिला सक्षमीकरण बोलते हो, जो महिलाओं के बचत गट है उनको तुम काम दो। इन्होंने अपने पुराने जो जाहिरनामा था जब 2009 में चुन के आए, उसमें जो उन्होंने लिख के दिया था मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसमें कितनी चीजें की थी उसका ऑडिट, उसका जवाब जनता को देना चाहिए। उसमें का 20% काम भी इन्होंने किया नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट ने काम किए उसका क्रेडिट वो ले रहे ये करके, और कृपा करके देवेंद्र फडणवीस का नाम लेने की जरूरत नहीं, नितिन गडकरी का नाम नहीं, सुधाकर देशमुख की बात हो रही है। ये आमदार निष्क्रिय आमदार है, इनको भगवान करे इन्हीं को टिकट दे, इन्हीं को टिकट मिले और बुरी तरह के बच्चे हो जाएगा। मगर आपकी सरकार तो पैसा ही रोक देती है। कोई ऐसी इन्होंने एक तो भी पता लिखा है सरकार को कि पैसा दो करके, रिकॉर्ड बताओ ऐसा
द्विवेश, हम देख रहे हैं कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एनसीपी का बीजेपी के ऊपर आरोप है तो बीजेपी का जो है एनसीपी के ऊपर आरोप है, लेकिन कुछ भी हो, जनता जनार्दन है, वो सब जानती है। अगर उनकी समस्याओं का समाधान विधायक साहब ने किया होगा तो वो फिर से उन्हें जिताएंगे, और अगर नहीं किया होगा तो फिर वो बदलाव की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है, हम गठबंधन जारी रखना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट मिला है बीजेपी की तरफ से। शिवसेना की तरफ से एक नया फॉर्मूला सामने आया है। बीजेपी ने कहा है, शिवसेना ने बाकी दलों से बात करके फॉर्मूला दिया है, प्रस्ताव पर सहयोगी दलों से बातचीत होगी। दोनों दल गठबंधन में बने रहना चाहते हैं। एक बार फिर से ये बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि शिवसेना और बीजेपी दोनों गठबंधन में बने रहना चाहते हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अब बाकी जो दल हैं इस गठबंधन के, उनसे भी चर्चा की जाएगी। एक नया फॉर्मूला, एक नया प्रपोजल दिया गया है शिवसेना की तरफ से, जिसको लेकर अब दूसरी जो पार्टी हैं उनके साथ में चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। गठबंधन बरकरार रखने का भरोसा भी शिवसेना ने दिया है। अब बता दें आपको कि इस पूरी माथापच्ची के बाद अभी तक निकलकर सामने ये आया है कि शाम तक इसके ऊपर फैसला लिया जा सकता है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी का यहाँ पर बयान सामने आया है। शिवसेना बीजेपी की बैठक हुई, तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने बैठकर चर्चा की। जो आमने सामने बातचीत करने का जरिया बनाया जा रहा था और संपर्क साधने की बात दोनों तरफ से की जा रही थी, लेकिन वो संपर्क स्थापित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार वो सफल हुआ है। दोनों दलों के नेताओं ने आमने सामने बैठकर चर्चा की है। अब शिवसेना की तरफ से एक नया प्रपोजल दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो इस गठबंधन के बाकी दल हैं उनसे भी चर्चा की जाए, तो शाम तक हो सकता है कि सीटों के बंटवारे का जो पेच है वो सुलझता हुआ नजर आए। वसीम अंसारी मुंबई से हमारे संवाददाता सीधा हम जुड़े हुए हैं। वसीम, आज बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि शिवसेना बीजेपी ने आमने सामने बैठकर चर्चा की है। क्या क्या अहम मुद्दे यहां पर रहे और क्या क्या अहम पॉइंट्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निकलकर अभी तक सामने आए? देखिए, अगर बीजेपी और शिवसेना की बात करें, दोनों ही दलों ने बाकायदा यहाँ पे बैठक की। इस बैठक के बाद यहाँ पे दोनों दलों ने ये साफ कर दिया है कि वो महायुति के साथ रहेंगे और बाकायदा वो इस विधानसभा चुनाव में साथ उतरेंगे। और एक नया फार्मूला दोनों ही पार्टियों की तरफ से रखा गया है, लेकिन सबसे अहम सवाल अब भी है, जो ये महागठबंधन बनाया गया था, उस महागठबंधन में 6 पार्टियां शामिल थी, उन 4 पार्टियों को क्या मिल पाएगा। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया था कि 119 सीटों से ज्यादा वो बीजेपी के लिए नहीं छोड़ेंगे और जो दूसरे दल हैं उनके लिए 18 सीटें दी जाएगी और साथ ही शिवसेना 151 सीटें भी लड़ेगी। लेकिन जिस तरह से ये नया फार्मूला तैयार हुआ है, जो उनके घटक दल हैं, क्या इतनी कम सीटों में मानेंगे, इसे लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अगर इसी तरह से दोनों ही पार्टियों ने जिद पे अड़े रहे तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो उनके घटक दल है वो नाराज हो जाए और वो बाकायदा अपनी इस महागठबंधन से अपना पीछा छुड़ा ले। हो सकता है कि वो चुनावी मैदान में अकेले उतर जाए। तो ये बीजेपी और शिवसेना आपसी रिश्तों को बनाने में जरूर कामयाब हो गई है, लेकिन जो उनके साथ घटक दल है उन्हें किस तरह से मना पाएगी, ये अब तक सस्पेंस बना हुआ है और आज शाम तक इससे लेकर काफी जो खुलासे हो सकते हैं। लेकिन एक बात साफ चुकी है कि बीजेपी और शिवसेना दोनों ही इस गठबंधन में बाकायदा विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। जी, तो यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो माथापच्ची चल रही थी सीटों के बंटवारे को लेकर, अब सिर्फ वो उन 2 दलों की बात नहीं रह गई है, बल्कि जो दूसरे इस गठबंधन की पार्टियां 4 हैं उनसे भी विचार विमर्श करना होगा। हो सकता है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब तक जो निकलकर सामने आया है कि शाम तक हो सकता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी में जो कलह चल रही है वो सुलझती हुई नजर आए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए चिया न्यूज। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी